नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो मैं उन बच्चों को समर्पित कर रहा हूँ जो प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए 28 तारीख को प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए या पिछले कई सालों से वो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए। और हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक करके एक ऑफिसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। फिर यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी पे ही फोकस करूँगा क्योंकि बहुत से लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि जो 28 तारीख का जो पेपर है वो बहुत ही टफ था और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। और कट ऑफ की बात जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब कट ऑफ का मतलब ये है कि बच्चे जो पास होके प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका क्या कट ऑफ होगा। सब बच्चे अपने अपने कैलकुलेशन में लगे हुए हैं और पहली बार ये ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने एक ऐसा पेपर बनाया कि अच्छों के दिमाग जो थे वो हिल गए। मैंने यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे और ख़ासतौर से गौरव कौशल जो एक आईएएस ऑफिसर, शायद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो मुझे किसी ने बताया था कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि पेपर कैसा आया और मैंने उनकी वीडियोस को देखा भी बड़े ध्यान से। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि वो दिन कैसा था 28 मई 2023 का। तो 28 मई को जब ये पेपर हुआ प्रीलिम्स का, जो कि बहुत टफ पेपर था, इस पे जाते हैं तो कर्क लगने की कुंडली, लगने में मंगल, और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में दूसरे घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा मन का कारक है और इसका बहुत यूज़ है एग्ज़ाम में। तीसरा घर खाली, चौथे घर में केतु है, पांचवा छठा घर खाली, सातवां घर खाली, आठवें घर में शनि बैठा हुआ है, नवा घर खाली, 10वें घर में बुध, राहु और गुरु, 11वें घर में सूर्य और 12वें घर में वीनस। 3 पैरामीटर्स लगाएंगे क्योंकि छठा घर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होता है और यहाँ पे जो लग्न है वो सब बच्चे जो एग्ज़ाम देने बैठे उस दिन। तो मैं इन सब बच्चों का लग्न से देखूंगा और उन बच्चों की अपनी कुंडली, यदि उनकी कुंडली में एक अच्छा योग रहा होगा और जो पैरामीटर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनकी कुंडली में एक पॉजिटिव रहा होगा, डेफिनेटली वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जाएंगे। हालांकि गौरव कौशल ने बताया कि कुछ तुक्के उक्के, मैं तुक्के वाली बात भी मानता हूँ क्योंकि हम लोग के टाइम में भी बड़े तुक्के चलते थे। राम का नाम लेके, हनुमान का नाम लेके तुक्के लगाए जाते थे। हम यहाँ पे देखेंगे कि लग्न का स्वामी दूसरे घर में सिंह राशि में बैठा हुआ है और उसको शनि देख रहा है। तो ये चंद्रमा और शनि का एक कॉम्बिनेशन जो है ये बताता है कि वो बच्चे अच्छा करने जा रहे हैं जो मेडिटेशन में जाते हैं, जिनका दिमाग जो है खुला हुआ है। अब यहाँ खुले होने का मतलब क्या है वो मैं आपको अगले स्टेप पे बताऊंगा। तो चंद्रमा को शनि देख रहा है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है, मतलब पंचमेश लग्न में बैठा हुआ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन चंद्रमा को शनि देख रहा है और छठा घर जो होता है वो कंपटीशन का होता है और छठे घर का स्वामी जो है वो गुरु है और गुरु चला गया 10वें घर में राहु के साथ और बुध के साथ। अब छठे घर को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु जो कि एक कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु के साथ बैठ के गुरु चंडाल योग बना दिया और बुध के साथ में बैठ गया। बुध का मतलब क्या है यहाँ कुंडली में? थर्ड हाउस, जो हम लिखते हैं, राइटिंग स्किल जिसको बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन निकल के आया। और जब हम जुपिटर को देखते हैं तो ये जुपिटर बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, इसका सब लॉर्ड भी केतु है और केतु बैठ गया जाके चौथे घर में। राहु केतु एक्सेस में पूरे ग्रह बैठ गए। और यदि हम केतु को देखें तो ये केतु में मरकरी का इन्फ्लुएंस है, मतलब तीसरा घर फिर इन्वॉल्व हो गया। और यदि हम दशा अंतर दशा को देखें उस दिन,
तो शुक्र की महादशा में राहु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, फिर शनि और लास्ट में फिर केतु आ गया। मतलब 28 तारीख को पूरा जो केतु था वो एक्टिव था। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि केतु जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्लैनेट है। केतु का सिर नहीं है, राहु सिर है, केतु धड़ है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से केतु जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। मतलब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे रिजल्ट देगा। और मैंने अक्सर बोला है कि जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में जाके ध्यान लगा के और अपनी एनर्जी को चार्ज करते हैं, वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस 100% हो गए। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि वो मेडिटेशन करें, डेली मेडिटेशन करें। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके 1-2 घंटे पहले 15 मिनट का मेडिटेशन कर लें। एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहे हैं तो 2 मिनट का ध्यान लगा लें। मैं कहूँगा आपका जो ब्रेन है ना वो ओपन होगा। मैं सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपने पूरे जीवन में अपना 10 से 12% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करते, लेकिन जो मेडिटेशन करता है उसका ब्रेन धीरे धीरे खुलता है। और ये जो पेपर था, ये पेपर आपके ब्रेन को ओपन कर रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर तो हो गई, वो आपको बाद में पता लगेगा। पहले जो कुछ पेपर आते थे, पिछले साल का जो पेपर था, उस पेपर में क्या था कि आंसर छुपा रहता था। इस बार के जो क्वेश्चंस थे उसमें आंसर कंफ्यूज थे। मतलब तिलिस्मी दुनिया की है, मतलब उसको घुमा दिया, स्पिन कर दिया। अब ढूंढते रहो आपके कौन सा सही है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। जिसका ब्रेन ओपन होगा, खुला होगा, वो आंसर देगा। ये पहले प्रीलिम्स का पहले पेपर का मैंने आपको बताया। केतु ने बहुत तगड़ा गेम खेला और भले पेपर कैसे ही बनाया हो, लेकिन एग्ज़ाम जिस दिन हो रहा है जिस दिन वो सेट ओपन हुए हैं वहाँ पे केतु का पूरा इन्फ्लुएंस था। सेकंड पेपर में जाके देखें तो सेकंड पेपर जो था वो 2:30 बजे से शुरू हुआ और ये था कन्या लग्न का। और कन्या लग्न का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। वो 8वें घर में चला गया, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है। फर्क क्या हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम जो था वो कर्क लग्न में था, यहाँ पे कन्या लग्न हो गया, 2 स्वभाव हो गया। वही पैरामीटर्स आ गए। शनि ने इन तीनों ग्रहों को देख लिया और दशा थी वीनस की महादशा में गुरु का अंतर और बुध का प्रत्यंतर। और यदि मैं और बारीकी में जाके देखूं तो जो स्थिति थी वो यहाँ पे सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 12वां घर फिर इन्वॉल्व हो गया जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो पेपर था ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। और यदि मैं भारत की कुंडली में जाके देखूं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की कुंडली को देखते हैं, तो यहाँ पे भी चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर और लास्ट में जाके हम देखें तो राहु इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 तारीख को केतु और राहु, चंद्रमा, सूर्य ये प्लैनेट इन्वॉल्व थे। और इसलिए जो पेपर था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें एक रहस्य था। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि इन्हीं बच्चों में से कुछ अच्छे IAS ऑफिसर बनेंगे। हालांकि जो लगभग 80-90-100 जो बैच, मुझे मालूम नहीं है कि 120 का बैच है या कितने का है, लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे ब्यूरोक्रेसी में नाम कमाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कारण ही ये देश चल रहा है, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है काफ़ी करप्शन। मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जो भी ब्यूरोक्रेसी में जाए वो इस देश के लिए काम करें। पुरानी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक IAS ऑफिसर का जो कि कलेक्टर था उसका ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि जब वो रिलीव होके अपने बंगले से निकल रहा था तो उसके बंगले से लेके एक लंबी 4-5 किलोमीटर की लाइन थी। लोग लेट गए थे कि हम आपको नहीं जाने देंगे।
मैं बहुत छोटा था उस समय कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैं समझ सकता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, जो कलेक्टर जब बनता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। और डिस्ट्रिक्ट का राजा यदि प्रजा से जुड़ा हुआ होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो गया, क्योंकि आपको बनाया जाता है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आपको जनता के बीच में जाना है और उनके लिए काम करना है, उनकी मदद करना है। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, और वो गरीब जनता। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यदि आईएएस ऑफिसर यदि ईमानदार हो और आईएएस ऑफिसर यदि मन से काम करें, आईपीएस ऑफिसर यदि मन से काम करें, मैं बताता हूँ आपको, इस देश से भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा। क्योंकि बैकबोन होती है वो, ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो बैकबोन होती है, और यदि बैकबोन आपकी अच्छी होती है तो देश राइज करता है। होता क्या है, हम इसके विपरीत में चले जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार जो होता है वो निचोड़ता है। मैं ऐसे बहुत से ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनकी 10 पीढ़ियाँ खाएंगी। किसके लिए? खुद तो मर के चले जाओगे और बाद में क्या करोगे? आपके वही पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगे, बर्बाद करेंगे। बुजुर्गों ने कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बहुत सही चीज़ है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी ब्यूरोक्रेट से, सभी ब्यूरोक्रेसी में जो आना चाहते हैं, कि यदि वो आए तो एक देश के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें। आप लोगों से बहुत आशा होती है, सरकार आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। ये पेपर जो था, ये मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा पेपर था। इसमें आपके दिमाग की टेस्टिंग हो रही थी। सभी बच्चों से बोलूँगा, योग करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, क्रिया योग करें। मैं अपने चैनल में कोशिश करूँगा कि बच्चों के लिए कुछ वीडियोस देता रहूँ जो आपको एक रास्ता दिखाएंगे। आप अकेले बच्चे नहीं हो, मैंने पता नहीं कम से कम 400-500 बच्चों को गाइड करके आज वो सब ब्यूरोक्रेसी में अच्छे के बैठे हुए हैं। उनको मैंने एस्ट्रोलॉजिकली गाइड किया कि ये टाइम अच्छा है, इस साल अटेम्प्ट करो, क्लियर कर जाओगे। और आज वो लोग क्लियर करके निकल गए। ये वीडियो जो था, दरअसल पेपर को देखने के बाद मैंने बनाने का मैंने सोचा। ये सब पेपर मेरे पास आए, मैंने भी इनको देखा और मुझे लगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत अच्छा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जो पास होंगे वो मेंस की तैयारी कीजिए, जो नहीं पास हो पाते वो अगले साल की तैयारी करें। और मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ख़ास तौर से आज के ज़माने में, जबकि पूरा कंप्यूटराइज है। आपको 1 सेकंड में गूगल से आंसर मिलता है, लेकिन ऐसी चीज़ें आगे चल के इस्तेमाल होंगी कि गूगल बाबा कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।